उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है, कन्फेस किया है कि हमने ये जुर्म किया कि अतीक और अशरफ को पुलिस सुरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में हमने अपने गुंडों के ज़रिए मरवाने का काम किया। अतीक और अशरफ से हमने निजात दिलवाई। क्या मतलब? आपने कत्ल करवाया, एतराफ़ कर रहे हैं वो। ये जो कल इन्होंने बोला है, जो असल मानसिकता इनकी है, जो इन्होंने हमेशा छुपा के रखी है, कहा है सबका विकास, सबका साथ, लेकिन असल इनकी जो मंशा और जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो इनका विचारधारा है, वो असल ये है। इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाया और जो नफ़रतें फैलाई, और उसका पूरा ठेका इन्होंने मीडिया को दिया। गोदी मीडिया के ज़रिए मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पहले चरण के मतदान लोगों के सामने आ चुके हैं, और जो पहले चरण के रुझान हैं उससे कहीं ना कहीं हुकूमत घबराई हुई है, और हुकूमत घबराई हुई है तो उसी को लेकर के जो सबसे बड़ा हथियार है हिंदू मुसलमान, जहां मुसलमानों को कोसने का काम पहले पीछे पर्दे के किया जाता था, अब खुल करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब मुसलमानों का नाम मंच से लेने लगे हैं, और ये कहने लगे हैं कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो लोग घुसपैठिए हैं, और उनकी ज़मीनों को लेकर के वो मुसलमानों को सौंपने का काम आ जाएंगे। अगर ये आ गए तो मुसलमान फिर से हावी हो जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नवीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब मौजूद हैं। हज़रत, जिस तरीके का बयान देश के प्रधानमंत्री ने दिया, किस तरीके से उसे देखा और समझा जा सकता है? क्योंकि एक गरिमा होती है किसी भी पद की, वो भी तार तार कर दिए गए। गरिमा का तो किसी वक्त उन्होंने ख्याल रखा ही नहीं। उन्होंने हमेशा झूठ बोलने का काम किया, और हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कोई आज तक गुज़रा नहीं। उन्हें ख़ुद भी एहसास है, और वो ख़ुद मानते भी हैं इस बात को। सबका साथ, सबका विकास, ये कल जो इन्होंने भाषण दिया है उससे साबित होता है कि वो कितना बड़ा जुमला है। इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाया और जो नफ़रतें फैलाई, और उसका पूरा ठेका इन्होंने मीडिया को दिया। गोदी मीडिया के ज़रिए मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार मैं ये देखता हूँ कि हिंदू समाज में भी इनके ख़िलाफ़ बड़ा आक्रोश है, और ये जो समझ रहे थे कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हम आसानी से चुनाव जीत लेंगे, लेकिन हिंदुओं में भी इसका मैसेज ख़राब गया कि चारों शंकराचार्य नाराज़ करके और रामलला को अकेले गोद में लेकर मुख्यमंत्री, जो बज़ाते ख़ुद धार्मिक आदमी भी हैं और साधु हैं, उनको भी एक साइड में खड़ा कर दिया और रामलला को गोद में लेके अकेले चले गए। इससे दो नुकसान हुए। एक तो हिंदू समाज पे उसका बुरा असर पड़ा। दूसरी बात ये कि ये जो और साजिशें रचते हैं, जैसे पिछले बार इन्होंने पुलवामा किया, और पुलवामा का ढोंग करके इन्होंने हिंदू समाज को बहकाने का काम कर लिया और उस लहर में चुनाव जीत लिया। इस बार राम मंदिर की वजह से इन्हें वो तमाम साजिश रचने का मौका नहीं मिला, बल्कि इन्हें ऐसा लगा कि राम मंदिर से ही सारा काम हो जाएगा। तो इनसे जो कई गलतियाँ भारी हो गई, उसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं। और ये जो कल इन्होंने बोला है
जो असल मानसिकता इनकी है, जो जो इन्होंने हमेशा छुपा के रखी है। कहा है सबका विकास, सबका साथ, लेकिन असल इनकी जो मंशा और जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो इनका विचारधारा है, वो असल ये है। इन्होंने इस्लामी ममालिक को, अरब ममालिक को भी गुमराह किया, उनको धोखा दिया, और हमारे कुछ मुस्लिम लीडरान को भी इन्होंने ख़रीद कर और अपने एजेंडे के मुताबिक वहाँ गलत फहमियाँ पैदा करवाईं और लोगों को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि मुसलमान, हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत चैन से, जबकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, सिखों ईसाइयों के ख़िलाफ़ पूरी, जिसे कहते हैं कार्यपालिका, पूरी कार्यपालिका को इन्होंने दबाव में ले लिया। पूरी कार्यपालिका मुसलमानों के, दलितों के और मतलब तमाम माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। मीडिया जो एक मजबूत पिलर होता है लोकतंत्र का, उसको पूरी तरह ख़रीद लिया और उसके ज़रिए हिंदुस्तान में इन्होंने फ़िरका परस्ती का माहौल बनाने का काम किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाने का काम किया। आखिरी एक उम्मीद की किरण, मैंने पहले भी ये बात कही है कि उम्मीद की आखिरी किरण जो है वो न्यायपालिका है। कुछ जजेस अगरचे न्यायपालिका को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारियों को अगर ठीक तरह अंजाम दिया तो हम अपने देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। न्यायपालिका के ज़रिए लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, अपने देश के संविधान को बचाया जा सकता है, वरना कार्यपालिका और पत्रकारिता और सरकार ये सब मिलके तबाह कर चुके हैं हमारे लोकतंत्र को। और आने वाले अगर चुनाव जैसी इनकी मंशा है, उससे मुसलमानों को उतना नुकसान नहीं है जितना दलितों को नुकसान होने जा रहा है। अगर इनकी दोबारा सरकार आती है तो दलितों का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को ये बदलने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी इन तमाम नीतियों से लोग बेजार हैं, आम हिंदू भी बेजार है, कारोबारी लोग भी बेजार हैं, परेशान हैं, और इनको भी अब एहसास हो गया है कि इनकी रुखसत का टाइम है और इंशाल्लाह इनकी विदाई बहुत अच्छे अंदाज में हिंदुस्तान की मुस्लिम और हिंदू जनता मिलकर करने वाली है। इसी के साथ हजरत मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि रुखसती इनके होने वाली है, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि चुनाव के दौरान में अगर इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया विपक्ष के नेता द्वारा दी जाती या किसी मुस्लिम नेता के द्वारा ही दे दी जाती तो चुनाव आयोग तुरंत उनके ऊपर एक्शन ले लेता। तो क्या लगता है कि जब इतना बड़ा बयान दिया गया, एक मानसिकता खुल करके दिखा दी गई, देश के मुसलमानों को टारगेट किया गया, आर्टिकल 136 का उल्लंघन किया गया, उसके बावजूद चुनाव आयोग खामोश है, कोई कार्रवाई नहीं है, तो क्या लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे फिर? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले हम देखते थे आचार संहिता लग जाती थी तो देश का पूरा निज़ाम जो है वो चुनाव आयोग के तहत आ जाता था, लेकिन आज की परिस्थितियां दूसरी हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि सरकार के अंडर में ही सब कुछ चल रहा है। चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है और तमाम एजेंसियाँ सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। आचार संहिता लगने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, चुनाव से उन्हें दूर रखने के लिए ये काम किया गया है। मेरे खिलाफ जो मुकदमे वगैरह की कोशिशें की गई और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, मुझे चुनावों से दूर रखने के लिए ये काम किया गया। लेकिन ये कि न्यायपालिका में अभी जो उम्मीद की किरण बाकी है, मैं ये समझता हूँ कि न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह महसूस भी कर रही है और उसको निभाने की भी कोशिश कर रही है। और सिर्फ न्यायपालिका ही है जो अभी तक सरकार के दबाव में, कुछ जजेस ने ज़रूर न्यायपालिका को बदनाम किया है, कुछ फैसलों
रिश्वत के बुनियाद पर फैसले हो गए, राज्यसभा किसी ने ले ली कि कोई साहब गवर्नर बन गए, कोई चुनाव लड़ने लगे, इस किस्म के मैसेजेस आए हैं। लेकिन ओवरऑल न्यायपालिका पर अभी हिंदुस्तानियों का भरोसा बना हुआ है, और मैं ये समझता हूं कि इस भरोसे को बनाए रखना सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए एक आखिरी सवाल हजरत आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो सामने, प्रधानमंत्री जी के जरा साहब मैं बता दूं, चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए था जो बयान इन्होंने कल दिया है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो बयान अमित शाह जी ने दिया था पिछले दिनों कि हमने निजाम से मुक्ति दिलाई है, तो उन्होंने खुले मंच पर उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है, कन्फेस किया है कि हमने ये जुर्म किया कि अतीक और अशरफ को पुलिस सुरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में हमने अपने गुंडों के जरिए मरवाने का काम किया। अतीक और अशरफ से हमने निजात दिलवाई। क्या मतलब? आपने कत्ल करवाया, एतराफ़ कर रहे हैं वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने अंसारी साहब को हमने जहर दे के मरवाया, हमने उनसे निजात दिलवाई। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी मौत से नहीं मरे, बल्कि आपने उन्हें मारने का काम किया। तो ये दोनों जो एतराफ़ जुर्म उन्होंने किए हैं, इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए था, और प्रधानमंत्री के इस बयान का भी संज्ञान लेना चाहिए जो अभी तक नहीं लिया गया, जो चिंता का विषय हिंदुस्तानियों के लिए होना चाहिए, मुसलमानों के लिए नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है हमें इन बयानात से पता चल रहा है कि ये गद्दार हैं हमारे देश के, जो हिंदू मुस्लिम में बांटकर अपने देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहा हूं, और जहां मेरी ज़रूरत है मैं जाऊंगा भी। इसके अलावा मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन आ जाए या एनडीए दोबारा आ जाए, हमारे हालात नहीं बदलने हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि लाइक माइंडेड लोगों को, एक ग्रुप हमने बनाया है सामाजिक न्याय मोर्चा, सोशल जस्टिस फोरम के ज़रिए हमने मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ लोगों को जमा किया है। उनमें अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है, ट्राइबल्स की है और दलितों की है। तो उन लोगों के ज़रिए, जैसे बिहार में हमारे पप्पू यादव लड़ रहे हैं, हमारे भड़ूच में छोटू भाई वसावा लड़ रहे हैं, तो इस किस्म के लोगों को हमने जमा किया है। और सामाजिक न्याय मोर्चा जो बनाया है, ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए चुनाव के बाद जो हालात बनने वाले हैं, अगर ये रहे तो इन्होंने फसाद करवाना है, और अगर ये गए तो इन्होंने पूरे देश के हालात ख़राब करने ही हैं। उस सूरत में हमारा ये मोर्चा जो भूमिका निभाएगा, उसके लिए हमने सामाजिक न्याय मोर्चा बनाया है। तो अभी हम लाइक माइंडेड लोगों को इस ग्रुप के ज़रिए अपने अपने सिंबल पे वो लोग तमाम लड़ रहे हैं, लेकिन हम उन तमाम का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए जाएंगे, उनकी मीटिंग्स करेंगे। और ये कोशिश है हमारी कि 10 से 15 लोग, हमारी जैसी सोच, हमारी जैसी फिक्र वाले 10 से 15 लोग हमारे हाउस में बैठने चाहिए जाके। और कल सरकार बनाने का जब वक्त आएगा तो हमारा ये ग्रुप इंशाल्लाह इस गठबंधन की हिमायत करेगा, उनके साथ बैठेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि 10 से 12, 15 हम अगर अपने ग्रुप को वहाँ बैठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो कल जो हालात होंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आरएसएस एनडीए के पीछे भी है और आरएसएस का हाथ इंडिया के पीछे भी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। राहुल गांधी को मैं मानता हूं, उस परिवार को मैं मानता हूं कि वो समझौता नहीं कर सकता, आरएसएस से समझौता नहीं कर सकता। लालू प्रसाद को मैं मानता हूं, किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकते। मैं पूरे गठबंधन की हिमायत कर रहा हूं,
और हिमायत करता रहूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अखिलेश यादव के जरिए आरएसएस ने अपनी घुसपैठ, जैसे आपने देखा होगा कुछ मुस्लिम सीटें ये अखिलेश यादव ने जानबूझ के ख़त्म कर दी और उन्हें हराने का काम किया है। मतलब उन्हें लड़ने ही नहीं दिया, हराने की तो बात नौबत बाद में आती। तो आरएसएस, कई जगहों का मामला ऐसा है कि बाकायदा आरएसएस मुख्यालय से लिस्ट आई है कि यहाँ से ये उम्मीदवार आपके टिकट पे होना चाहिए। यहाँ तक मेरे पास, यहाँ तक कि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि बरेली में जो उम्मीदवार अखिलेश यादव का है, वो न सिर्फ अखिलेश यादव का उम्मीदवार है, वो कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, वो बहुजन समाज का भी उम्मीदवार है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार है, क्योंकि वो बाकायदा आरएसएस से साठगांठ करके आया है, अखिलेश के जरिए भी और बराह रास्त भी। बरेली का जो समाजवादी का उम्मीदवार है, उसका मामला यह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के प्रत्याशी का चुनाव लड़ा रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 2010 में ये एमपी हुआ करता था उस वक्त, इसने और राजेश अग्रवाल ने मिली जुली साजिश, राजेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, वो बरेली की राजनीति से दूर हो गए हैं, तो उन्होंने मेरे ज़रिए और दंगों का जिक्र करने के ज़रिए बरेली में अपने चुनाव 27 में आने वाले हैं, उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का शौक़ आ रहा है। तो प्रवीण सिंह ऐरन और राजेश अग्रवाल और तकरीबन पूरी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही है। और अगर प्रवीण सिंह ऐरन वहाँ जीतते हैं तो दोबारा वहाँ दंगे होने का अंदेशा है, क्योंकि 27 का चुनाव दंगों के ही जरिए जीता जा सकता है। क्योंकि 2010 का दंगा ना हुआ होता तो 12 का चुनाव नहीं जीता जा सकता था, जो राजेश अग्रवाल ने जीता था। और ये मुनज़्ज़म साजिश, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कुछ उम्मीदवार अपने पार्लियामेंट में ऐसे सूझबूझ वाले और हम ख्याल लोगों को हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हाउस में हम अपनी बात और अपनी मांग कायदे से रख सकें। क्योंकि हमें ना इंडिया गठबंधन से कोई उम्मीद है और ना ही एनडीए से हमें किसी किस्म की उम्मीद है। तो हमारे अपने लोगों को जानना चाहिए, और जहां हमारी ज़रूरत तो इंडिया गठबंधन को है, अखिलेश के अलावा हम उसमें उन लोगों की मदद कर रहे हैं।